आज जो है अपना ये परीक्षा जीतो अभियान जो हमारे प्रतापनगर ब्लॉक में हमने उन बच्चों को टारगेट करते हुए किया हुआ है जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि उनकी तैयारी अभी एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल मुफीद नहीं है। उनके लिए हमने ये एक स्पीडी कैप्सूल कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का 12th क्लास का एक स्पीडी कैप्सूल कोर्स है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक मैठानी है और अब हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बहुत मोस्ट प्रीवियसली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उनके आइडल आंसर्स मतलब जो आंसर एग्जैक्ट बात बताते हुए बनाए गए हैं उनको आपने क्या करना है, देखना है, लर्न करना है और आगे जाके रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें कुछ टॉपिक है, मैंने जैसे 10 के 10 आपके जो चैप्टर हैं उन 10 के 10 चैप्टर्स को हमने इसमें क्या कर रखा है, समराइज कर रखा है। तो पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे और 10 चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लगभग 30 प्रश्न हैं, उनकी एक प्रश्नावली उनके आदर्श उत्तरों के साथ हमने तैयार की हुई। तो देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, विलियन में हमारे दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हमारे क्या आ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अणुसंख्यक गुण धर्म से संबंधित प्रश्न और एक सांद्रता से संबंधित प्रश्न। सांद्रता में वैसे तो मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मोलर्स मोल प्रभाज वाले, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वह है मोलरता। ठीक है ना। तो मोलरता क्या होता है बच्चों, मोलरता होता है जब किसी 1 लीटर विलयन में 1 मोल क्या विलेय के उपस्थित हो तो वह सोल्यूशन, वो विलियन जो होता है वो क्या होता है, 1 मोलर का विलियन होता है। ठीक है। अब इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या याद करना है, W/m/v/1000। फॉर्मूला याद रखें, W/m/v/1000। यहाँ पे W क्या है, ये विलेय की मात्रा है, m क्या है, मोलैरिटी, कितने मोलर का विलियन बनने वाला है, ये NW जो लिखा हुआ मॉलिक्यूलर वेट के लिए लिखा हुआ, ये विलेय का मॉलिक्यूलर वेट है, अनुभार है, v उसका आयतन है और 1000 मैंने ये ऐसे लगाया हुआ है इसमें। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास जैसे कास्टिक सोडा मतलब KOH, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 है। अगर उसके 4 ग्राम को जल में घोल करके 200 ml का एक विलियन बना दिया जाए तो इसकी मोलरता कितनी होगी, तो सीधा इसमें फॉर्मूले में लगाना है। देखो आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 4 ग्राम मतलब W भी दे रखा है आपको, इसके अलावा ml, V मतलब 200 दे रखा है, तो आपने उसमें फॉर्मूला लगाया, आपका 0.5 मोलर का विलियन आपका ये बन गया आपका। ठीक है ना। तो इस मोलरता वाले प्रश्न को आप इसको क्वेश्चन को आइडल मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब परासरण दाब से संबंधित 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक परासरण दाब से संबंधित, एक हिमांक या क्वथनांक में जो चेंज आता है उससे संबंधित। पहला परासरण दाब से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए 1.8% ग्लूकोज का जो विलियन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला π/NVRT ये आपको याद रखना है। जैसे PV/NRT यूज करते थे ना, तो PV/NRT ये वही फॉर्मूला है। यहाँ पे P की जगह पाई मतलब परासरण दाब लिखा गया है। अच्छा N जो है वो क्या कहते हैं, N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, V क्या है आयतन, R गैस नियतांक और T क्या है तापमान, जो कि केल्विन में रहेगा हमेशा। बस इतनी बात आपको पता है। तो मोल के लिए पता है, मोल किसे कहते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मोल कहते हैं। N की जगह W/mv लिख दिया, MW लिख दिया आपने, तो आपका ये फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT इसमें कन्वर्ट हो गया। और अब आप इन सारी चीजों की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर लो। देखो W मतलब कितनी मात्रा डाली, 1.8% लिखा हुआ था ना, इसका मतलब 1.8 ग्राम 100 ml में है, तो आपने 1.8 ग्राम डाला। कितने में डाला, वॉल्यूम कितना है, ये लीटर में लिखना है, तो 100 ml मतलब 0.1 लीटर में डाला। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट इसमें दिया हुआ रहेगा, वैसे 180 होता है। बाकी R की वैल्यू क्या होती है 0.082 और T आपको 27 डिग्री मतलब 30 केल्विन दे रखा है, तो ये देखिए आपका mmHg में परासरण दाब का मान निकल करके आ जाता है। अब दूसरे तरीके के प्रश्न क्या है, हिमांक व क्वथनांक से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। क्या, अगर एक विलय के इतने ग्राम को इतने ग्राम विलायक में घोला, जैसे इसमें लिखा हुआ 10 ग्राम विलय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला, तो इसके क्वथनांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि पाई गई, तो विलय के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब इसमें मॉलिक्यूलर वेट आपने निकालना है, इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखेंगे। जनरली मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोलते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट निकाला हुआ है मैंने इसमें। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है 1000 × kb
इंटू डब्ल्यू स्मॉल है अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या है, तापमान में जितना अंतर आया, कितना आया, 1 डिग्री का अंतर आया। केवी क्या है, इसका इसके उन्नयन जो इसका बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है ना, इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है कांस्टेंट, उसका एलिवेशन कांस्टेंट केवी लिखा हुआ है इसको। डब्ल्यू जो है ये विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा है। W2 जो है विलायक जिसपे घोला गया उसकी मात्रा है। तो इतनी बात आप अगर रखोगे तो सीधा आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा और इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होता। आइए पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन से 3 प्रश्न बन रहे हैं हमारे, 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और एक सांद्रता से। मोलरता निकाली W = mmv/1000 से, और हमने परासरण दाब पाई = n/v/RT से निकाला। जबकि क्वथनांक या गलनांक वाला, क्वथनांक और गलनांक वाले में सेम चीज है, बस आपने क्या निकालना है, अगर ये गलनांक वाला होता तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाता, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज जो होता है जो टेम्परेचर में वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये दोनों के लिए कॉमन है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप किसी भी साल का पेपर उठाइए और आप पाएंगे कि ये प्रश्न ऐसे के ऐसे, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज होगी। अब देखिए दूसरा चैप्टर है हमारा, और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं आपको बता दूं 2 तरीके के नियम आते हैं इसमें। एक तो आते हैं आपके किस तरीके के, इलेक्ट्रोकेमिकल लॉज आते हैं इसमें। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल लॉज में आपके फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आता है। फैराडे का विद्युत अपघटन के 2 नियम हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम, प्रथम नियम क्या कहता है, अगर किसी विद्युत अपघट्य को क्या करना है आपने, उसके रासायनिक विघटन के लिए आप विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, तो वो धारा कितने समय के लिए प्रभावित हो रही है, धारा और कितने समय के लिए प्रभावित हो रही है, धारा आई और कितने समय मतलब टी के लिए प्रभावित हो रही है, तो वो उसका उतना ही भार क्या होगा आपका, उतना ही भार आपका विद्युत अपघटन में प्राप्त होगा। कितना भार प्राप्त होगा, उस धारा की मात्रा और उसके किसके बराबर, कितने टाइम के लिए वो प्रवाहित हुई है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। या फिर इसी चीज को बोलते हैं आवेश, मतलब कितना आवेश आपने उसके अंदर डाला उसके समानुपाती होगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको W इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q मतलब आवेश लिखना है, मतलब कितनी मात्रा अगर उसकी पूछी जाएगी उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्राप्त हुई तो कितना आवेश उसमें क्या हुआ, हमारा फ्लो किया, प्रवाहित हुआ, और आवेश को ही I × T कहते हैं। इतनी सी बात आपको प्रथम नियम के लिए याद कर लेंगे। लिखने की बात समझ लो, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की जो मात्रा होती है वो उसमें प्रभावित गलत लिखा हुआ है, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती, इतनी सी बात, या आवेश के प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती। इस बात को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जी। इसके बाद पहले नियम के बाद दूसरे नियम की बात करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक नहीं 2 कंपाउंड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं विद्युत अपघटन में। समझ में आ गई बात आपको। तो पहला और दूसरा कंपाउंड जो दोनों जो प्राप्त हो रहे हैं विद्युत अपघटन में, उन दोनों की मात्रा एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ये भी सुन लीजिए, मात्रा डिपेंड करती है आवेश पे। ये बात तो आपने पहले ही सुन ली पहले वाले नियम में। दूसरे नियम में आप क्या सुनेंगे, ये दोनों कितनी मात्रा में विद्युत अपघटन में प्राप्त हुए हैं वो भी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। किस रूप में, विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित, अगर मात्रा समान प्रवाहित की गई है तो जो अलग अलग पदार्थ मुक्त हुआ है उसकी मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार कहिए, E1, E बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट को, तो E1/T2 = W1/W2 इसके समान होती है। आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, यही लिख करके आना है दूसरे नियम के रूप में। तो ये तो मैंने 2 नियम बताए आपको विद्युत अपघटन के फैराडे के, लेकिन कोलरॉस का भी नियम एक आता है। कोलरॉस का नियम क्या कहता है, अगर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकीय मोलर चालकता निकालनी है तो वो उसके ऋण आयन और धन आयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उनके धन के बराबर होती है। मतलब अगर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को, ये हमारे पास जैसे एसिटिक एसिड है, तो इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होगी, इसके आयनों की, देखिए एक एसिडेट आयन है इसमें और एक प्रोटॉन है, ये 2 ही तो आयन है एसिटिक एसिड में, इन दोनों के मोलर चालकता जो अनंत पर निकाली गई है उनका धन कर दो, जोड़ दो सीधा सीधा, तो उसके बराबर होगी। बस इतनी सी बात है और ये इसका एक्सप्रेशन है, और कुछ याद नहीं करना आपको, इतना ही आपको याद करना है। एक इसके बाद जो दूसरा पूछे जाने वाला ज्यादा टॉपिक है इसमें, वो है नर्स्ट इक्वेशन बच्चों।
देखिए ये नर्स्ट इक्वेशन इसमें दे रखी है, ये नर्स्ट इक्वेशन भी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है। ये कहाँ पे आता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए उस सेल के विभवांतर को पता करने के लिए, किसको? ईएमएफ को पता करने के लिए क्या आता है? नर्स्ट की समीकरण से आप निकाल पाते हैं, ठीक है ना। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है क्या? मानक कंडीशन। मानक कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में विभवांतर निकालना है तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है? वो आपको उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो निकाला जाता है ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, ठीक है ना। मगर आपको अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। और नर्स्ट इक्वेशन कहती है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेंट की सांद्रता बटे रिडक्टेंट की सांद्रता। अब इसको समझ लीजिए पहले, इस फॉर्मूले को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में विभवांतर ईएमएफ निकालना है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में विभव जो होगा, उसका विभवांतर जो होगा ईएमएफ होगा वो माइनस 0.0591 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड, इधर से उधर जाने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो लॉग ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आप इसको नहीं समझे तो अब इस प्रश्न से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है कोई एक सेल है जिसका 298 केल्विन पर ईएमएफ क्या है? Z। ये सेल का नोटेशन है, ये सेल का नोटेशन दिया हुआ। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड होता है, और एक क्या होता है? कैथोड होता है। तो एनोड की सांद्रता दे रखी है 0.01 और कैथोड की सांद्रता दे रखी है 0.1। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा 1.56। अब ये पूछ रहा है, स्टैंडर्ड दे रखा है और ये ई पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस ये जो फॉर्मूला भी ऊपर बताया था। अब इसमें ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है और रिडक्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। इन दोनों की सांद्रता कहाँ पे है? देखिए Zn+2 की सांद्रता 0.01 है और Ag+ की सांद्रता कितनी है? ये फॉर्मूला जब आपके पास पहले से नर्स्ट इक्वेशन के रूप में है तो आपने इन दोनों का मान यहाँ पे लगा देना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n था वो 2 यहाँ पे कैसे आया? क्योंकि Zn से Zn+2 में चेंज होने पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इसलिए 2 n की वैल्यू 2 आई। इसकी वैल्यू को यहाँ पे जैसे रखेंगे आप तो आपका स्टैंडर्ड ये ई सेल निकल जाएगा, मतलब आपका इलेक्ट्रोड ईएमएफ निकल जाएगा आपका इस सेल के लिए जो कि प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी का। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस पेज में हमने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के लिए? पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें कोटि पता है, कोटि इन 4 बातों से कोटि के बारे में पता चलता है, तो उनका उल्टा कर दो तो रासायनिक आणविकता के बारे में पता चल जाएगा। तो कोटि क्या है? इसे भिन्नात्मक हो सकती है, मतलब हाफ भी हो सकती है कोटि, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है कोटि। तो कोटि क्या है? भिन्नात्मक रूप में भी दिखाई जा सकती है, शून्य भी हो सकती है कोटि। देखो दूसरा पॉइंट क्या है? ये क्या हो सकती है कोटि? जीरो भी हो सकती है। कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, आपने सुना हुआ है जीरो फर्स्ट ऑर्डर की तो आपके कोर्स में, तो जीरो ऑर्डर की हो सकती है, मतलब जीरो भी हो सकती है। तो ये दोनों जो बातें इसमें कोटि में हैं वो वहाँ पे आप देखेंगे, आणविकता में नहीं है। आणविकता क्या होगी? 1 2 3 4 होगी, जीरो भी नहीं हो सकती, माइनस तो खैर नहीं हो सकती बिल्कुल भी, वो तो कोटि भी नहीं हो सकती, लेकिन सदैव पूर्ण संख्या रहेगी और नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं हो सकती। तीसरी बात आप देखिए, जो सरल अभिक्रियाएं होती है उनकी तो आणविकता आराम से निकल जाती है। कोई सरल रिएक्शन है, जैसे ए और बी ने 1-1 के प्रपोर्शन में रिएक्शन किया तो उसकी आणविकता 2 हो जाएगी। लेकिन पहले एक का एक पोर्शन लगा, फिर एक का दोबारा दूसरा पोर्शन लगा, मतलब एक के 2 पोर्शन लग गए। तो इस चीज को तो केवल हम क्या कर सकते हैं, ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें हम अभिक्रिया की आणविकता नहीं निकाल सकते, केवल उसकी क्या निकाल सकते हैं? कोटि निकाल सकते हैं। क्योंकि कोटि का सबसे पंचलाइन नीचे लिखी हुई है, कोटि एक प्रयोगात्मक पद है। कैसा है? प्रयोगात्मक पद है। ये प्रयोग से निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होती है। कोटि का अंदाजा नहीं लगता, जबकि आणविकता देख करके पता चल जाता है। कोई एक अभिक्रिया लिखी हुई N2 + 3H2, तो N2 का कितने पोर्शन है? 1, और H2 का कितना पोर्शन है? 3, तो इसकी आणविकता 3 + 1 4 हो जाती है, ठीक है ना। तो आणविकता सिंपली क्या होते हैं, उनके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका ऐड करके देखो तो वो क्या बन जाती है? आणविकता। और नहीं तो प्रयोग से निकालोगे तो वो क्या निकलती है? वो उसे कहते हैं कोटि। तो ये दिखा हमने
कोटि और आणविकता में अंतर। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अर्ध आयु के प्रश्न देखो, पहली बात तो ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक क्या होता है। तो सेकंड इनवर्स उसका वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए आप, सेकंड इनवर्स का मतलब क्या है, ये इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आपको केवल ये दिया हुआ कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना सेकंड इनवर्स है, तो आप सेकंड इनवर्स को देखते ही क्या बोलेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि अगर जीरो कोटि की अभिक्रिया होती तो वहां पे क्या हो जाती, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, वहां पे उसका मात्रक या यूनिट हो जाती। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू, वेग स्थिरांक की वैल्यू दे रखी और आपसे टी हाफ पूछा हुआ था। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इजिकल्स टू क्या है हमारा 0.693 अपॉन के की वैल्यू आपको प्रश्न में दे ही रखी है। यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो आपकी अर्ध आयु कितनी आ गई, 3 गुणा गया 10 की घात 2, मतलब 300 सेकंड इसकी अर्ध आयु है। इसका मतलब 300 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आधा बच जाएगा अभिकारक का, अगले 300 सेकंड बाद उसका भी आधा बच जाएगा। आप समझ में आ रही है बात आपको। तो 300 सेकंड इसकी, हर बार जब 300 सेकंड होंगे तो जितनी मात्रा थी उसकी उसका आधा बच जाया करेगा, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। चलिए इससे भी पहले एक ये वाला टॉपिक पढ़िए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आप इसको देखिए तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने के ये 5 कारक आपके सामने दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो सांद्रता, किसी अभिकारक की अगर सांद्रता बढ़ा दें तो उसका वेग या उसका दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली बात तो सीधी सी ध्यान रखना भाई, अगर इतनी सी मात्रा में अभिकारक है तो उसकी अभिक्रिया का वेग स्लो होगा, और इतनी मात्रा में अगर आपके पास अभिकारक है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो पहली बात तो आप सीधा ध्यान रखना कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, सामान्यता कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ताप, अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया जल्दी होती है। इस बात को तो आप ध्यान रख लेंगे, आसान बात है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक और बात जो नीचे लिखी हुई है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब तापमान में 10 डिग्री की बढ़ोतरी पर उसका वेग 2 गुना हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद दाब, जो अभिक्रियाएं कैसी होती है, गैसीय अभिक्रियाएं, जिसमें अभिकारक क्या होते हैं, गैसीय अभिकारक होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं का अगर दाब बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं, याद रखना, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जो घटाते हैं उनको बोलते हैं क्या, डिमोटर, पॉइजन कहते हैं, और जो बढ़ाते हैं उन्हें प्रोमोटर कहते हैं। तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक होते हैं, मतलब जिन्हें क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, उनसे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति अगर अभिक्रिया करने की है ही नहीं तो अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ेगी। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए अभिकारकों की प्रकृति होनी भी क्या है, बहुत जरूरी है। इन 5 पॉइंटों को आप अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक तो सांद्रता बढ़ाने पर, एक ताप बढ़ाने पर, एक दाब बढ़ाने पर, इन 3 तरीके से तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरी अगला क्या है, अगर अभिकारक जो है उनकी प्रकृति ठीक ठाक है रिएक्शन करने की, तो भी क्या हो जाता है, अभिक्रिया की दर तेज होती है। और इसके अलावा उत्प्रेरक अगर अच्छा कोई सूटेबल उत्प्रेरक उपस्थित है तो वो भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। और अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक किस चीज को कम करते हैं, संक्रियण ऊर्जा को, किसको, एक्टिवेशन ऊर्जा को क्या करते हैं, कम करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है कि अभिकारक आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो जुड़ते हैं या रिएक्शन करते हैं। तो अब इसके बारे में कितने बिंदुओं में, ये भी अगेन 4 बिंदुओं में अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात में ये क्या कह रहा है कि एक तो जो अभिकारक होते हैं वो ठोस होते हैं, हार्ड, ठोस। दूसरी बात वो क्या करते हैं, पहले तो वो ठोस होते हैं और गोल होते हैं। दूसरी बात वो गतिशील होते हैं और टकराते रहते हैं, इसलिए तो इसका नाम संघट्ट सिद्धांत है, टकराते रहते हैं। तीसरी बात, हर सेकंड में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो कितना टकरा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उसकी टक्कर की फ्रीक्वेंसी या संघट्ट की फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहेंगे उसको। अगली बात है, टक्कर तो बहुत बार हो रही है उनकी, मगर उनमें से कुछ टक्कर ऐसी हैं जिनमें क्या हो रहा है,
प्रोडक्ट या उत्पाद बन रहा है और कुछ में नहीं बन रहा है। तो जिनमें उत्पाद बन रहा है उनको क्या कहेंगे, उन टक्करों को उसकी क्या कहते कहेंगे, उसकी कहेंगे उस टक्कर को प्रभावी टक्कर। क्या बोलेंगे, उसकी प्रभावी टक्कर कहेंगे। और प्रभावी टक्कर के दो गुण हैं, एक तो प्रभावी टक्कर के समय अभिकारकों के अंदर क्या होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और दूसरा उनका ओरिएंटेशन सेम मतलब सही होना चाहिए। मान लीजिए इन्होंने ऐसे करके एक प्रोडक्ट बनाना है, तो जब ये यूं टकराएंगे तभी तो एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये यूं टकराएंगे तो कितनी भी बार टकरा जाए तभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात। और दूसरी बात, अगर ये बहुत हल्के टकरा रहे हैं तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए एक पर्याप्त ऊर्जा इनके अंदर होनी चाहिए जब तक ये टकराएंगे। इसलिए तभी हम देखते हैं ताप बढ़ा करके अभिक्रियाओं को जल्दी कराया जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए ताप दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इन 4 बिंदुओं में जो सीखे हो उसको एक फॉर्मूले में दिखाया हुआ है इन्होंने। रेट अभिक्रिया की दर जो होती है वो E अपॉन RT, ये इसकी क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। रेट क्या अभिक्रिया की दर जो होती है वो एक तो किस चीज के, एक तो कितनी प्रभावी टक्करें हो रही है, प्रभावी टक्करों की प्रोबेबिलिटी, और दूसरी बात किसकी, टकराने की आवृत्ति। इन दोनों इंटू E⁻⁸ मतलब संक्रियन ऊर्जा अपॉन R गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। इसके क्या होती है, उसको बंद कर दो बेटा दरवाजा। तो इसके क्या होती है, इस पे डिपेंड करती है। तो ये हमारा संगत का सिद्धांत है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, इस टॉपिक में हम इतना ही देख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। मैं आपको इसके बारे में 3 ही चीज़ें पढ़ाऊंगा और ये तीनों चीज़ें हर साल आ रही है, मतलब 2 चीज़ें इनमें से हर साल आ रही है। पहला तो है निम्न उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम बताने, ठीक है ना। तो IUPAC नेम बताने आपने यहाँ पे जो आपको दिखाए गए हैं, ज़्यादातर ये एग्जाम्पल नहीं आते, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए कराए हुए आप पहचान जाओगे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीके का क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे देखो क्या किया हुआ हमने, यहाँ पे Cl को बाहर निकाला हुआ है, दूसरे वाले में K को बाहर निकाला हुआ है। मतलब एक बार जो ये धातु है CO कोबाल्ट, धातु पहले पढ़ रही है इधर से आते समय और बाद में ये दूसरी वैलेंसी पढ़ रही है। इधर से आते हुए पहले ही वैलेंसी पढ़ रही है और बाद में ये धातु पढ़ रही है। तो ये 2 तरीके के एग्जाम्पल तो यही होते हैं। जब धातु पहले पढ़ती है तो उस धातु का नाम केवल कोबाल्ट पड़ता है, मगर धातु अगर बाद में पढ़े, जैसे यहाँ पे पहले प्राइमरी वैलेंसी आई और बाद में धातु आई, तो इसका नाम आयरन ना होकर के फेरेट पड़ गया। ठीक है, आप इतनी बात मेरी समझ गए। अब इसका नाम देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले इस डब्बे का नाम, डब्बा पहले पढ़ रहा है ना, तो डब्बे का नाम, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस डब्बे को, डब्बे का नाम पहले पढ़ना है। तो डब्बे के अंदर कोबाल्ट के साथ एक तो इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले इनका नाम लिखा जाएगा डाइक्लोरिडो। क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं और क्लोराइड को क्लोरिडो रूप में लिखा जाता है IUPAC नेम में। तो डाइक्लोरिडो। और अब डाई इथाइलिन अमीन होना था, मगर डाई इथाइलिन डाई अमीन के डाई आने के कारण इसलिए इसके नाम के पहले बिस आएगा, बिस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन में लिखनी है। उसके बाद जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है क्लोराइड, उसको लिख दिया हमने। दूसरे एग्जाम्पल में पहले पोटेशियम पढ़ा तो पोटेशियम का नाम लिख दिया। उसके बाद पहले इन लिगेंड्स के नाम, तो लिगेंड्स में सबसे पहले सायानिडो, सी से शुरू हो रहा है ना, सायानिडो, तो पेंटा सायानिडो। और इसके बाद NO नाइट्रोसिल है, तो नाइट्रोसिल फेरेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो 2, और इतना इसका नाम हो गया। अगले वाला एक एग्जांपल मैंने बताया जिसमें आयन है, तो इसका नाम तो वैसे ही लिखना है जैसे डाई अमीन, ये सिल्वर इसका नाम हुआ, और सिल्वर के बाद ये क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रही है। लेकिन उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है, इसको आयन रूप में लिखना, इसका नाम में बाद में आपने आयन लगा देना ताकि पता चले कि ये आयनिक फॉर्म में है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने IUPAC नेम करने हैं। आपको क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो संयोजन संख्या और दूसरी क्या पूछी जाती है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जो मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको, संयोजन क्षमता क्या होती है, संयोजन संख्या क्या होती है। जैसे ये K4FeCN6 है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही उदाहरण है। इसका IUPAC नेम समझ लो आप, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है ना, K4FeCN6 का IUPAC नेम आप लिख लीजिए फटाफट से। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। और अगर यहीं पे K3FeCN6 होता तो इसका नाम होता पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है वहां पे। ठीक है ना। अब आप पहले यहाँ देखिए संयोजन क्षमता क्या होती है।
देखिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में धातु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी मात्रा वो कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी संयोजन क्षमता क्या होगी, संख्या 6 होगी। सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर ये लिगेंड जो है एक दंतु है, ये तभी काम करेगा अगर ये द्विदंतु है। जैसे कि इथाइलिन डायमीन क्या है, एक द्विदंतु है। एक ऑक्सलेटो ये क्या है, ये भी द्विदंतु है। इन दोनों के द्विदंतु होने के कारण क्या हो जाता है, 2 ये और 2 दूनी 4 ये, तो 6 टोटल मिला के इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर CN क्या हो गया, इसका 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से आप निकालते हैं बच्चों। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अगली चीज है उपसहसंयोजी यौगिकों में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे होती है, K4FeCN6, ठीक है ना। K4FeCN6 में आपको आयरन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है ना। तो K को तो आपने हटाया, K को कैसे हटाया, K4 के रूप +4 हुए ना, K के कितने, 1 प्लस आयन आता है ना K का, तो ऐसे 4 आयन प्लस के निकले, तो ये 4 माइनस के हो गए, ये वाले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 माइनस के हो गए। तो इसको x मान लिया, आयरन को Fe को क्या मान लिया, x मान लिया। साइनाइड का -1 होता है तो -6 हो गए और यहाँ पे -4 हो गए, तो x का मान यहाँ पे +2 हो गया। इसी तरीके से इथाइलिन डायमीन यहाँ पे न्यूट्रल है तो इसके लिए 0 लगा दिया। क्लोरीन -1 होता है तो इसके 2 हैं तो ये 2 हो गए। इधर जाकर के ये +1 के साथ जुड़ के +3 हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। ये मैंने आपको अभी तक जो बताया है, ये बताया मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब आते हैं हम डी ब्लॉक के ऊपर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये डी ब्लॉक F ब्लॉक वाला जो चैप्टर है हमारा, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंत में इलेक्ट्रॉन जो होता है डी ऑर्बिटल में जाता है। कौन सा ऑर्बिटल में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। लेकिन ये प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्व कहते नहीं है, हालांकि वो आते डी ऑर्बिटल में है, डी ब्लॉक में है। तो डी ब्लॉक में आने वाले ZnCdHg, ठीक है ना, जिंक, कैडमियम और Hg, जिन्नी कनाडा होगा। ये तीनों भाई क्या हैं, ये तीनों के तीनों भाई क्या होंगे हमारे, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D तो हो चुका है पूरा, D10, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S में। हालांकि ये S में गया लेकिन ये D ऑर्बिटल में रखा जा रहा है, और यही कारण है कि D आखिरी इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में न जाने के कारण, डी ऑर्बिटल अपूर्ण न होने के कारण क्या हो रहे हैं, ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कोई भी प्रॉपर्टी, काफी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण उस ब्लॉक में होने के बावजूद भी इनको क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह रहे हैं। आप इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से समझेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है F ब्लॉक के अंदर 2 क्वेश्चन है, वो ये रहे। एक तो लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो बच्चों लेंथेनाइड कंपाउंड्स किसे कहते हैं। देखो 58 से 71 तक के जो सीरियम से लेके ल्यूटीनियम तक के जो कंपाउंड, जो एलिमेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है। 4f ऑर्बिटल का मतलब है अंदर के भी अंदर चल तो रहा है 6th वाला ऑर्बिटल, परंतु इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 5वीं में भी नहीं, 4th f में, 4f में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेंथेनाइड संकुचन, इसका मतलब क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर से भी अंदर के ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण क्या होता है, f ऑर्बिटल की बहुत पुअर शील्डिंग होती है, बहुत छितरावस इसका आकार है। जब आप इस ऑर्बिटल का आकार देखेंगे तो इसके शील्डिंग मतलब न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकने की जो इसकी पावर है वो बहुत स्लो हो जाने के कारण क्या होता है बच्चों, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है उस तक न्यूक्लियस की खींच बहुत तेज होती है, और जिसके कारण क्या होता है, वो पूरा का पूरे एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और अंत में क्या होता है, एटम का एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ने पर भी, लेंथेनाइड में धीरे धीरे आगे बढ़ने पर भी उनके एटॉमिक साइज में काफी डिक्रीज होता है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड के आकार में संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लेंथेनाइड अधिकतर क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं। क्यों होते हैं, अच्छा आप लेंथेनाइड्स में 1-2 को छोड़ करके लगभग पाएंगे कि सारे के सारे M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसका एक बहुत सामान्य सा कारण है कि देखिए ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तब तो वो स्थायी होता है, और अगर ऐसा या खाली भी हो तब भी चल जाता है, लेकिन अगर 5 की जगह है और 3 ही भरे हुए हैं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यही कारण है इन लेंथेनाइड्स के +3 होने में, इन पे जो
S के 2 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन है। S के 2 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन, सामान्यतः ही इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को आराम से निकाल करके अपने पास क्या पाते हैं, अपने आखिरी ऑर्बिटल को क्या करते हैं, या तो कंप्लीटली फिल्ड करते हैं, या कंप्लीटली हाफ फिल्ड करते हैं, या कंप्लीटली वैकेंट करते हैं। ये 3 कंडीशन आती है, इसलिए इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत बार पूछा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कि ये जो संक्रमण धातु है अधिकांश यौगिक इनके अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अनुचुंबकीय का मेन कारण क्या है बच्चों, अनुचुंबकीय होने का मेन कारण है अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आखिरी में जाकर के वो पूरे भर जाते हैं, जिसमें जिंक में जैसे भर जाते हैं। उससे पहले तक तो ये पूरे नहीं भरे हुए रहते ना, पूरे नहीं भरे मतलब अयुग्मित नहीं होते, मतलब अयुग्मित होते हैं, ठीक है ना। अयुग्मित ही इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालते हैं, उसी कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। इंग्लिश में इसके लिए पैरामैग्नेटिक वर्ड आता है, ये इसलिए ऐसे होते हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे यहाँ से शुरू होती है। ये हमारे यहाँ जो है एल्काइल हैलाइड्स और एल्किल हैलाइड्स वाला जो है एराइल हैलाइड्स वाला चैप्टर है हमारा। अब इस चैप्टर में अब आप देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक के रूप में इंपॉर्टेंस दी है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिकीय प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और उससे एक लिविंग ग्रुप हटता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखो और समझो, यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, देखो यहाँ पे देखो सिंपल सा, ये एक इथाइल क्लोराइड है और इस क्लोरीन को हटा के OH को यहाँ पे जोड़ दिया, देखो हमने तो इथेनॉल बना दिया हमने, तो इस Cl को इस OH मतलब न्यूक्लियोफाइल से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, यही अभिक्रिया का नाम है। अब ये अभिक्रिया 2 तरीके से होती है, 2 समझो तो इसकी क्या है, ये इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि है। पहली का नाम SN1 है, दूसरी का नाम SN2 है। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को मैंने जो बनाया है और जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये देखा होगा यहाँ पे मैकेनिज्म और बोलेंगे ये कौन सी अभिक्रिया को बताया जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको थॉरो समझ लो यहाँ पे। तो ये 2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एक का नाम है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, एक का नाम है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 क्या होती है, अब देखिए इसमें आपने देखो रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे कौन सा अभिकारक है, यहाँ पे हमने जो एल्काइल हैलाइड ले रखा, वो कौन सा ले रखा, ये ले रखा हमने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले रखा है हमने इसमें, और यहाँ पे क्या ले रखा है, इथाइल क्लोराइड। तो ये तो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, जबकि ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो आपसे अगर पूछो कि SN1 कौन देता है, तो टर्सरी वाले क्या देते हैं, SN1 देते हैं, और प्राइमरी वाले क्या देते हैं, SN2 देते हैं। इतनी बात आप समझ रहे हो। अब रिएक्शन को देखा आपने, इसमें Cl को OH से रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें भी Cl को OH से रिप्लेस कर रहे हैं। अंतर यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादातर अंतर आता है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म को ढंग से समझिए। SN1 में क्या होता है, ये टर्सरी वाला जो एल्काइल है ये क्लोरीन को बाहर निकालता है। क्लोरीन क्या है, निकलने वाली चीज है, लिविंग ग्रुप, बाहर जाने वाला समूह है। जब ये बाहर चला जाता है तो क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। ये कार्बोनियम आयन कैसा है, टर्सरी कार्बोनियम आयन है, जिस कारण ये अपने आप को क्या करता है, स्थायी करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, स्टेबल कार्बोनियम आयन है। अब अगले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ये OH इस पे अटैक करता है, ठीक है। OH कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। अब ये नाभिक स्नेही इसके ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कितने पदों में हो रही है अभिक्रिया, कितने चरणों में हो रही है, 2 चरण में हो रही है। पहले चरण में क्या हुआ, केवल क्लोरीन मुक्त हुआ और एक कार्बोनियम आयन बना। दूसरे चरण में इस कार्बोनियम आयन में इस नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ और ये प्रोडक्ट बना। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये 2 पदों में पूरी होने वाली अभिक्रिया है। लेकिन इसका जो पहला पद था वो कैसा पद था, स्लो स्टेप था। क्यों स्लो स्टेप था, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कार्बोनियम आयन बना, इसलिए ये पद स्लो था। और जो पद स्लो होते हैं उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। मतलब इस अभिक्रिया की दर जो होती है इसी पद के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब ये एक आणविक है, मतलब कितने आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी, 1 है, लेकिन इसके पद 2 हैं, इसमें पद 2 यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक कार्बोनियम आयन बना जो कि एक मध्यवर्ती बना, ठीक है ना, एक मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बना। और इस अभिक्रिया में
अभिक्रिया की जो दर है केवल किस पे निर्भर करेगी, केवल इसके इस अभिकारक पे निर्भर करेगी, क्योंकि ये तो बाद वाले स्टेप में है ना, स्लो स्टेप में तो यही था। तो इसकी केवल रेट जो है, इसकी दर जो है केवल Rx की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। और आपने भी देखा टर्सरी वाले अल्कोहल ने ये दिखाया, प्राइमरी वाला इसको बहुत मुश्किल ही दिखाता है, जबकि सेकेंडरी वाले कभी कभार इसको SN1 रिएक्शन को दिखा देते हैं। पहली बात आप समझ गए, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, एक आणविकता दो पद, और तीसरी बात क्या है, इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती बनता है। इसके अलावा इसके रेट क्या होता है, केवल इसके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। और टर्सरी वाले तृतीयक जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो इसको देते हैं, तृतीयक वाले। अब इसको SN2 में पढ़ने की कोशिश करो, इसी तरीके की रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक वाली को। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये आपको मैंने बताया था। अब इसमें क्या होता है, अगर ये क्लोरीन निकलता तो इसके पीछे इथाइल कार्बोनियम आयन बन जाता, अगर पहले स्टेप की तरह निकलता। वो क्या होता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये क्लोरीन इसको छोड़ के अभी नहीं जा सकता। जब ये क्लोरीन जाने वाला होता है उसी समय ये OH भी इसमें अटैक करने वाला होता है। देखो क्लोरीन जा रहा है और OH क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो एक ही टाइम पे ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, मान सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 तो ये 3 और 3 वैलेंसी है, तो 5 वैलेंसी। तो 5 वैलेंसी तो कार्बन की होती नहीं, इसलिए ये क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब अस्थायी क्या है, अवस्था है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। दूसरी बात, इसी स्टेप में क्या हुआ, ये निकला भी और इसी स्टेप में ये जुड़ा भी, इसलिए इस अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और तीसरी बात, ये अत्यधिक अस्थायी है, इसका मतलब ये सीधा इससे यही बनता है, मान लीजिए। इसका मतलब ये एक ही पद में हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी आणविकता इन दोनों की सांद्रता के कारण द्विआणविक हो जाएगी, पद एक ही माना जाएगा, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, ठीक है, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। और इसकी रेट जो होता है इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। हमेशा इसको प्राइमरी वाले दिखाते हैं, कभी कदार सेकेंडरी वाले भी दिखाते हैं, और टर्सरी वाले तो ना के बराबर दिखाते हैं। तो ये इसकी SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बहुत अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। अब इसमें अगला जो सबसे फेवरेट रिएक्शन है कि ये देते हैं, बहुत सरल रिएक्शन है, इसको वुड्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। देखिए इस रिएक्शन में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक आपको ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेना है, सोडियम धातु लेनी है और एल्काइल हैलाइड्स के साथ गर्म कर देनी है। तो क्या होगा, हैलोजन सोडियम के साथ NaX बन के बाहर निकल जाएगा और दोनों R आपस में जुड़ करके एक एल्केन बना देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, एक कार्बन का मान लो जो एल्काइल हैलाइड था, तो अब एक और एक 2 कार्बन के हो गए, मतलब इससे उच्च कार्बन के एल्केन प्राप्त होते हैं। भाई इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये वुड्स अभिक्रिया है। अब इसी रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप R की जगह CH3 या C2H5 कोई भी एल्काइल समूह डाल सकते हैं, जिसके कारण आपके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। आप ध्यान रखना, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और अगर R की जगह AR ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, AR मतलब एक एरोमेटिक ग्रुप ले लिया जाए, तो ये दोनों एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बन जाएगा, और उस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तो ये वुड्स की रिएक्शन है, वो फिटिग की रिएक्शन है, लेकिन पूछी जाने वाली तो ये वुड्स की रिएक्शन है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, ये हमारे एल्कोहल्स का चैप्टर है, एल्कोहल्स का। एल्कोहल के चैप्टर में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर कैसे बताएंगे। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल किसको कहते हैं, सीधा सा बताओ मुझे। जब OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ जिसमें कि 3 एल्काइल ग्रुप है तो वो तृतीयक हो जाता है, 2 एल्काइल ग्रुप है तो वो द्वितीयक हो जाता है, और एक ही एल्काइल ग्रुप है या एक भी नहीं है तो वो क्या हो जाता है, प्राथमिक क्या हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो इतना तो आपको पता है जब आपने इसका नाम वो देखा होगा। लेकिन अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया एल्काइल हैलाइड्स का केस, तो एल्कोहल का भी बिल्कुल वैसा ही है। अब इसके बाद आप देखिए, अगर प्राथमिक एल्कोहल है और आप उसका ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए KMnO4 के एक्वस सॉल्यूशन को डाल सकते हैं, मतलब आप आसानी से उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है हमारे को, प्राथमिक एल्कोहल से मिलता है हमें एल्डिहाइड। ध्यान रखना, प्राथमिक एल्कोहल से हमें हमेशा एल्डिहाइड मिलता है। अगर इसी की जगह द्वितीयक एल्कोहल है तो
उसको KMnO4 के एक्वस सोल्यूशन से आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, थोड़ा उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ता है जो कि क्रोमिक एसिड CrO3 है, और उससे क्या बनता है, उससे कीटोन बनता है। तो आपको प्रश्न आता है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो उससे एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। और अगर मान लीजिए तृतीयक अल्कोहल है तो उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे, तब जाकर के वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होगा, और उससे ज्यादातर हमारे को क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है। तो एक तो समीकरण के आधार पे इन तीनों को ऐसे भी अलग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट जो आपके लिए ज्यादा पूछा जाने वाला वो है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है जी, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या है, ल्यूकास टेस्ट में बच्चों आप देखते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट होता है एक ZnCl2HCl। ये क्या है, एक ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, टर्सरी वाले के साथ रिएक्शन देकर के एल्काइल हैलाइड्स बनाता है। सेकेंडरी वाले के साथ ये ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, ये रिएक्शन तो देता है लेकिन थोड़ा स्लो रिएक्शन देता है, और प्राइमरी वाले के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। इसलिए ल्यूकास रिएजेंट को जब इन तीनों के साथ अलग अलग रिएक्शन कराते हैं तो एक जगह तो तुरंत रिएक्शन होती है, एक जगह थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है, और एक जगह बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होती, जिससे हमें पता चलता है कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। इसके बाद फिनॉल का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल ही इसको भी पूछ रहे हैं। फिनॉल इथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों है? तो ऐसे अगर ये ऐसा पूछे तो भी इसका आंसर लगभग यही है, और अगर ये पूछे कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में बताओ तो भी इसका उत्तर एक ही है। फिनॉल जो होता है वो NaOH मतलब क्षार से अभिक्रिया करके एक सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? एक लवण बनाता है। तो जो अम्ल वही होते हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो क्योंकि ये एक क्षार से अभिक्रिया करके लवण बना रहा है, इसलिए सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाता है बच्चों, ये एक क्या हो जाता है, ये एक अम्ल कहलाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, अगर इसने प्रोटॉन दिया तो ये एक अम्ल होगा, और नहीं दिया तो ये क्षार अम्ल नहीं होगा। तो जब भी ये प्रोटॉन देकर के एक आयन बनाते हैं जिसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। किसके कारण? अनुनाद के कारण। एक गुरुजी उन्होंने मुझे बताया बच्चों को कहना अनुनाद शब्द जरूर लिख दो, कुछ भी समझ में ना आए तो क्या लिखना है आपने? अनुनाद। अनुनाद के कारण ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन स्थायी होता है, जिस कारण की ये अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है। आप ध्यान रखना, इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अनुनाद लिखने बिना इस क्वेश्चन को पूरा नहीं माना जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगली रिएक्शन होती है रीमन टाइमन रिएक्शन जो होती है। रीमन टाइमन जो रिएक्शन है ये फिनॉल की रिएक्शन है, किसके साथ बच्चों? क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में, ठीक है ना। जलीय KOH के विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है क्लोरोफॉर्म और फिनॉल को, तो इससे क्या बनता है? ऑर्थो एल्डिहाइड फिनॉल बनता है। ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड लग जाता है और फिनॉल बनता है, इसका मतलब इसे सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये रीमन टाइमर रिएक्शन है, केवल रिएक्शन पूछी जा रही है, अभी क्रिया का क्रियाविधि नहीं पूछी जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं जितने आपको पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो समझिए कि आपका कम से कम 50% सिलेबस आपका मतलब आप करके आ जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारे कीटोन के कंपाउंड से एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें एक टॉपिक है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो तनु डाइल्यूट बेस NaOH या KOH की उपस्थिति में आपस में एक दूसरे के साथ एडक्ट बनाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, जुड़ से जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जुड़ करके देखो, यहाँ से अगर एक H2 हटा दो, एक H हटा दो, तो CH2CHO, ये तो पोर्शन ये है, और पीछे से यहाँ से जुड़ा तो इस O को डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को आप OH में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपका उत्पाद बनता है। इसी को एल्डोल भी कह सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड या कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो वो आपस में एक एडक्ट बनाते हैं, और एडक्ट का नाम अक्सर क्या होता है? वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। 10 बार जब आप इसको सुनेंगे वीडियो को और 5 बार लिखेंगे तो आप निश्चिंत होकर के जाइए, आपके पेपर में खुद ब खुद निकल जाएगा। आप घबराने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी दूसरी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली, इनको नेम रिएक्शन कहते हैं, नाम से आ रही है ना। कैनिजारो अभिक्रिया में आप देखिए, इसमें एल्डिहाइड देंगे केवल इस टेस्ट को, और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन
ना हो। देखो इस CHO के बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता, वैसे जैसे कि ये हो गया या फिर बेंजल्डिहाइड हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कंडीशन सेम है, NaOH तनु क्षार की उपस्थिति में जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनके दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस हो जाता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से क्या मिला? एसिड मिला, और इसके रिडक्शन से एल्डिहाइड से क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो आपको एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड मिला, इसको तुरंत याद कर लीजिए। ये क्या है? एक तरीके का एग्जाम्पल है किस तरीके की रिएक्शन का? अपोपचयक रिएक्शन, मतलब जिसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है जिसमें एक ही चीज का अपना आप ऑक्सीडेशन भी होता है और अपना आप ही रिडक्शन भी होता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद टॉलिन फेलिन का परीक्षण, ये भी बड़ा पूछे जाने वाला टेस्ट है, और हेलोफॉर्म टेस्ट ये भी बड़ा पूछे जाने वाला। तो टॉलिन फेलिन रिएजेंट, दो रिएजेंट है। टॉलिन रिएजेंट कौन है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका एक्टिव पार्ट है Ag2O, और फेलिन अभिकर्मक दो अभिकर्मकों को आपस में जोड़ा हुआ है, एक तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को और एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के अमोनिकल सोल्यूशन को आपस में जोड़ा। इसके बाद जो है इन दोनों दो रिएजेंट ये तैयार हो रहे हैं, इनको जब एल्डिहाइड के साथ, जब टॉलिन को अथवा फेलिन को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो पहले केस में रजत दर्पण, सिल्वर का दर्पण मिलता है, और दूसरे केस में लाल ब्रिक रेड कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। ब्रिक रेड मतलब ईंट की तरह लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट देते हैं ये टॉलिन और फेलिन रिएजेंट के साथ। इसके बाद एक टेस्ट हमारा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको, हेलोफॉर्म टेस्ट है। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, या तो इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड या फिर CH3CO वाले कीटोन, ये तीन लोग। एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, अल्कोहल में CH3CH2OH या फिर जिसमें CH2OH हो, ऐसे वाले अल्कोहल, और कीटोन में CH3CO वाले कीटोन। इनको जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो एक पीले रंग का क्या मिलता है बच्चों? पीले रंग का एक अवक्षेप मिलता है, जो कि क्या है? पीले रंग का अवक्षेप मिलता है, जो कि इसका आयोडोफॉर्म का अवक्षेप है। तो ये ध्यान रखेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं इसको। हेल-वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पिछले सालों में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। एसिड की रिएक्शन, और कैसे एसिडों की? जिनके अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, मतलब एक एसिडिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। जितने भी हैं उतने अगर इनको रिएक्शन कराई जाती है क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ, तो ये क्लोरीन इस H को क्या करता है, हटा के इसकी जगह जुड़ता जाता है। तो तीन है तो तीनों को हटा करके जो है CCl3COOH, देखो ये प्रोडक्ट बना देगा। ये इसको बोलते हैं हेल-वॉलहार्ड की जेलेंस्की रिएक्शन, या इसको पूछा जाता है HVZ लिख के, HVZ रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाता है। अब इसके बाद अमीन का चैप्टर है, देखिए अमीन के चैप्टर में हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एक अमाइड ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके प्राइमरी अमीन बनाता है। अमाइड ब्रोमीन और NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमीन बनाता है। यहाँ पे देखो एक कार्बन CO का जो था वो हट गया, तो एक कार्बन कम वाला अमीन बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। HBr भी बोलते हैं इसे, HBr रिएक्शन। इसके अलावा गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, थैलामाइड जो है उसकी KOH के साथ पहले रिएक्शन करा के एक सॉल्ट बनाते हैं। इसी सॉल्ट को जो है NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, तो क्या बनता है, एक प्राइमरी अमीन बनता है। इसको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कहते हैं। इससे क्या बनता है, केवल और केवल प्राइमरी अमीन बनता है, इससे और कुछ नहीं बनता, केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है। एरोमेटिक प्राइमरी भी नहीं, एलिफेटिक प्राइमरी बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने वाले प्रश्नों में से, इसको तुरंत याद कर लीजिए आप। इसके अलावा देखिए अमीन के परीक्षण करने के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को परीक्षण करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है कार्बाइल अमीन परीक्षण। इस कार्बाइल अमीन टेस्ट में प्राइमरी अमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उसकी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया जब कराई जाती है तो एक बहुत गंदी सी स्मेल देने वाला एक आइसोसाइनाइड, NC आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। इसे फॉल स्मेल कंपाउंड बोलते हैं, और इस रिएक्शन को कार्बाइल अमीन परीक्षण बोलते हैं। केवल इस टेस्ट को प्राइमरी अमीन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। और इस पर दूसरी रिएक्शन है डायजोनीकरण की अभिक्रिया, एनिलीन की रिएक्शन है। जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड और
HCl के विलयन के साथ जब गर्म करते हैं 0 से 5 डिग्री तापमान में, तो तब जाकर के एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है इससे सैंडमेयर अभिक्रिया के थ्रू, सैंडमेयर रिएक्शन मतलब CuCl2HCl, अगर उससे रिएक्शन करवाई इसकी तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। अगर इसी रिएक्शन को अगर Cu/HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो इसको गाटरमैन रिएक्शन कहते हैं। गाटरमैन रिएक्शन से भी हमारा ये बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। और इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, जैसे कपलिंग रिएक्शन है और एक बाल सीमन रिएक्शन है। उन रिएक्शनों को मैं यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से कम होने के कारण नहीं बता रहा हूँ। और लास्ट में ये आता है आपका बच्चों, आपका ये टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स का। इसमें विटामिन, ये सारे विटामिन, इनके ये केमिकल नाम और ये इनसे होने वाली बीमारी, इनकी कमी से होने वाली बीमारी, इसको बिल्कुल याद करके जाना है आपने। इसको नोट डाउन कर लो, 10 बार पढ़ लो। DNA RNA में अंतर, पहला अंतर तो ये डीऑक्सी है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यही अंतर आ जाता है। दूसरा इसमें C और T होता है, साइटोसिन थायामीन। इसमें G और क्या होता है, ग्वानिन और यूरेसिल, GU होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये द्विकुंडली डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लियोसाइड तो शुगर प्लस क्या है, नाइट्रोजन बेस के जुड़ने से बना है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, 3 वाले नाइट्रोजन और पिरिमिडीन से जुड़ता है, जबकि ये ऑल्टरनेट में तीनों के तीनों जो मैंने कंपोनेंट बोले वो जुड़े हुए रहते हैं। आखिरी क्वेश्चन, प्रोटीन की विकृति, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, अगर प्रोटीन को गर्म करो या फिर अम्लीय क्षारीय माध्यम उसका चेंज करो तो वो क्या हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे अंडे के अंदर वो जो प्रोटीन होता है गर्म करने पर वो कैसा अलग सा हो जाता है ना, पहले वो कैसा रहता है लेसलसा सा, और बाद में वो कैसा बुरबुरा सा हो जाता है। ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन था और प्रोटीन को गर्म करने पे या फिर उसकी अम्लीयता या क्षारीयता में काफी अंतर करने पर क्या होता है, फाइनली उसके जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं, उनकी टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर बरकरार रहते हैं। ये ध्यान रखना और इसको नोट डाउन कर लीजिए।